मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रिस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड, फियर हैज़ नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो सिंपल मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इस कोट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया को अपने आप को एसर्ट करना पड़ेगा और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। फियर हो गया, ठीक है, फियर हो गया या पैसिविटी हो गई, उससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग नेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग नेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें पावर और कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अपने आप को जो है हमें डेवलप करना पड़ेगा। और इंडिया जो है, आई होप इस कोड का मतलब आप समझ गए होंगे कि पावर पावर को पहचानती है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को पहचानती है। तो अगर हमें पावर चाहिए, अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, तो इंडिया को वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट भी करनी पड़ेगी। सिंपल मीनिंग है ये कोड का, और एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इसी कोड को बोलते हैं। तो आई होप इस कोड का मतलब समझ आ गया होगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड है आज के हमारे डेली डिस्कशन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब बनना चाहता है, क्योंकि इंडिया चाइना को रिप्लेस करना चाहता है। और इसी के लिए ये हमारा जो आज का डेली डिस्कशन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो फोल्डर पॉइंट्स है, अगर वो इकोनॉमी का कोई टॉपिक आ गया तो वहाँ पे हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना का आ गया तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खूब सारे फोल्डर पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सीएपीएफ के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या एम है हमारा प्यारे बच्चों? हमारा एम है अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। नॉलेज पूल कैसे बढ़ेगी? जब नई नई डायमेंशन हम ऐड करेंगे। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वैसे ही बहुत देरी हो चुकी है। देखो कि पूरा जो वर्ल्ड है वो अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है मूव ऑन कर रहा है, जिसके अंदर हाई टेक प्रोडक्ट जो हो गए वो भी इसके अंदर आते हैं, जैसे रिसर्च, इनोवेशन, स्किल्ड वर्कर और स्मार्ट सप्लाई चेन। इसके ऊपर ये सारी चीज़ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये डिपेंड करती है। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो जो यूएस है, यूएस अब क्या कर रहा है? टैरिफ वगैरह लगा रहा है। जैसे जैसे टैरिफ लग रहे हैं वैसे वैसे जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो ब्रेक हो रही है, और ये जो ग्लोबल सप्लाई जैसे ऑपरेट हो रही थी, अब वो भी उसके साथ अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। अब जो कंट्रीज़ हैं वो क्या फोकस कर रही है? वो अपने आप को इम्प्रूव करने में फोकस कर रही है, और इसी में इंडिया भी शामिल है। अपने खुद का जो है एजुकेशन हो गया, पॉलिसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर, जो ये टैरिफ वाली हो रही है, टैरिफ वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया, देखो इंडिया जानता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है। ये हमने 1990 का जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जिसमें हमने अपना जो है बूस्ट इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को दिया था, तब से हमें पता है कि भाई ये जो सेक्टर है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेके आई है, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, 2014 में आया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम हो गया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं, ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा, स्पेशली जो पीएलआई स्कीम जो अभी चल रखी है, ये भी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है हमारी। तो एक चीज़ तो समझ आती है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया जो है स्टैंड कहाँ करता है? देखो, अगर पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू की बात करें तो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा है $320। देखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के एवरेज से, तो वर्ल्ड का एवरेज है $2000। तो देखो कहीं ना कहीं ये हमारे जितने भी इनिशिएटिव हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उस लेवल तक पहुंचा नहीं पाए हैं जिस लेवल तक हम पहुंचना चाहते थे। कंपेयर करके देख लो, एक 320 से 2000 को कितना कम है यहाँ पे। इंडिया की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे पर्सन ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी पर पर्सन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $8900 हमारा जो है पर पर्सन प्रोडक्टिविटी लेवल है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वही 32,000 है, तो काफ़ी कम यहाँ पे दिखाई देता है। अगर वैल्यू एडिड की बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिड करता है, तो यहाँ पे $461 बिलियन करता है। लेकिन अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो 10 गुना वर्ल्ड का होता है, स्पेशली हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है चाइना, वहाँ पे वैल्यू एडिड होती है एक साल के अंदर बात करें 4658। तो कितना ज़्यादा जो है चाइना में वैल्यू एडिड कर रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन सेम हमारे यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन हमारे यहाँ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ की कमी है, ये दोनों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा क्या स्टेटस है इसको भी देखेंगे। अब अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में भी हमारा जो यूएस है वो 159,000 जो है डॉलर का है, लेकिन हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पीछे रहा हुआ है। ठीक है,
तो इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है अगर इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे जो है कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो हमें पता चल गई, इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे पार में भी नहीं, इक्वल भी नहीं है किसी हमारी कॉम्पिटिटिव कंट्री, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो यूएसए हो गया उसके। तो हमें यहाँ पे अपना सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर इंजीनियरिंग करी होगी तो पता होगा बाबा आदम के ज़माने के जो है आईसी स्ट्रक्चर वो पढ़ाते हैं, जो नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी मार्केट में डिमांड है वो पढ़ाते नहीं है। तो मार्केट बेस्ड जो करिकुलम है वो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है ही यही। और देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। देखो हमारा जो इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनोवेशन बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है हमें वो लानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अगर आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है तो आपको जो है टफ जो है कोटा वगैरह में इंडस्ट्री में जो है कोचिंग लीजिए, सालों साल पढ़िए, उसके बाद जो है आप क्रैक करेंगे। तो वही यहाँ पे बता रखा है। हमारे यहाँ पे टफ जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, रोड लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि हमें प्रमोट करना चाहिए सिर्फ बेसिक नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है टायरेनी क्या है, उल्टा ही जो है वो फोकस किया जाता है, थ्योरी, ग्रेड्स, नोट मेकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल वर्क और इनोवेशन के। तो ये जो चीज़ें हमारे यहाँ पे जो कमी है अभी धीरे 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 चेंज हो रही है, लेकिन ये पहले अभी भी ऐसी है मोर और लेस। आफ्टर ग्रेजुएशन जो है स्टूडेंट्स होता है कुछ जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो स्किल्ड होती है जो रियल वर्ल्ड में काम आती है उसमें वो जो है निपुण नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट को जो है पहले के स्किल्स वगैरह सिखाए गए होते हैं, पहले की जो प्रॉब्लम्स थी वो सिखाए गए होते हैं, लेकिन जो अपकमिंग प्रॉब्लम है एकदम नई टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको जो सॉल्व करने के लिए स्किल होने चाहिए जो रियल वर्ल्ड में काम आने चाहिए। वही कि मार्केट बेस्ड जो करिकुलम है वो नहीं है, तो हमारे पास स्किल तो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लेकिन वो प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, अब जो नई प्रॉब्लम आएगी उसके लिए स्किल ही डेवलप नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी जो कमी है वो। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को जो लैब हो गया, वर्कशॉप हो गया, हैंड ऑन वर्क हो गया, मतलब वही जो मार्केट बेस्ड जो चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड में काम आने वाली चीज़ें, उनका एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहिए। और 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए प्रैक्टिकल वर्क के। लेकिन होता क्या है, टोटल थ्योरी रहती है कि सारा सारा दिन जो है हमारे इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स बनाते रहते हैं, कभी ये असाइनमेंट कभी वो असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बेसिकली उन्हें करना होता है प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल ही नहीं कराया जाता। ठीक है, यही हमारे कॉलेजेस में होता है, यही हमारे जो पॉलिटेक्निक्स हो गए, बीटेक के इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पे होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस है कोर इंजीनियरिंग फील्ड का अभी देखो अब जो ज़माना है एआई और आईटी का है, डेफिनेटली ये जो एआई और आईटी है ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हो गई, जैसे मैकेनिकल हो गई, जैसे हमारी सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, केमिकल हो गई, टेक्सटाइल हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, उसकी भी ज़रूरत है हमें। एआई आ चुका है लेकिन इन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, ये यहाँ पे चीज़ें बता रखी है। इंडिया को डेफिनेटली जो स्मार्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको तो क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन होती है मशीन्स और इक्विपमेंट वाली, सबसे पहले उसे बिल्ड करने की ज़रूरत है, फिर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे बता रखा है। हमें देखो ऐसा कंट्री को क्या करना चाहिए, ऐसा सिस्टम और प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री को जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऊपर माउंटेन है, इधर डेजर्ट है, इधर ओशन है। तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जो हमारे हर टाइप की जो ज्योग्राफी है वहाँ पे काम आए, यही यहाँ पे चीज़ बता रखी है। और ये करते हुए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, मेन चीज़ तो यही है। अब देखो ये जो इनोवेशन जो एजुकेशन होती है या इकोसिस्टम जो क्रिएट करना होता है, क्या कंट्री को फ़ायदा पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में उसने क्रिएट कर रखा है ऐसा इकोसिस्टम सिलिकॉन वैली में, और ये एग्जाम्पल है कि यूएस की जो इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा फ्लोरिश करती है सिलिकॉन वैली से। तो इंडिया को भी ऐसी चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ पे बेंगलुरु हो गया, ये सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। जो हमारी एशियन कंट्री है, इंडिया भी एशियन कंट्री है, साउथ एशियन में आती है, अपनी पॉलिसी कुछ इस तरह से क्रिएट करनी चाहिए कि उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ दे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया के अंदर डेफिनेटली स्टार्टअप आ चुके हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है हमारे यहाँ पे, 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो सारी चीज़ें फोकस कहाँ पे कर रही है, वो फोकस कर रही है सर्विस सेक्टर पे, और सर्विस सेक्टर पे हम ऑलरेडी जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत है कौन से सेक्टर को बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जब हमने पढ़ा होगा लेक्चर वगैरह में या एडिटोरियल को भी आप समराइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कितना बड़ा गैप है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में।
जहां हमारे 15% 50% जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फंसे हुए हैं, वो इस सेक्टर में क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारे यहाँ पे मिसिंग मिडल की प्रॉब्लम है। मिसिंग मिडल मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए, जो मिडल वाली कंपनियां होनी चाहिए, वो कंपनी हमारे यहाँ पे है नहीं। या तो बिल्कुल ही छोटी है जो फैक्ट्री जो एक कमरे में होती है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। जो मिडल वाली जो कंपनी होती है जो एक तरह से बफर प्रोवाइड कराती है, वो ही नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमें उस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए करना क्या चाहिए? स्टेट लेवल के जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स हो गए, जैसे इनोवेशन हब भी जो हमारी गवर्नमेंट ने करवाया था स्टार्टअप्स के लिए, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क हैं वो हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए। लैब्स हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, प्रोटोटाइप्स हो गया, टूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए सर्टिफिकेशन के साथ। इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं उनको इंडस्ट्री बेस्ड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रही है, उसके बेस्ड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि मार्केट में गुड लेबर्स आएँ। प्लस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट की फंडिंग है, जो अभी सिर्फ 0.50% या कह लीजिए 65% जो है, आधा परसेंट कह लीजिए एक तरह से, वो है, उसको बढ़ा के एटलीस्ट 2% करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए इंक्लूडिंग, और जितनी भी चाइनीज़ जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो अपनी इकोनॉमी का, अपनी जीडीपी का बहुत ज़्यादा परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। लेकिन इंडिया के साथ अलग प्रॉब्लम है। तो यही सारी चीज़ बता रखी है कि हमें अपनी जो पॉलिसी है स्मार्ट और फ्लेक्सिबल डेवलप करने की ज़रूरत है, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है तो। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है जब तक वो चीप नहीं होगा, चीप कैसे होगा? जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी होगी, तब तक हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये जो बता रखा है ये नहीं ला पाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ होगा आ गई होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। अगर आ गई हो समझ तो ये पेपर 2 का टॉपिक है, एक बार लिखने का ट्राई करो। लिखने के बाद डिस्कशन ग्रुप में सेंड करो। डिस्कशन ग्रुप के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्लस जो दूसरा लिंक है वो डिस्कशन ग्रुप का है, जहाँ पे आप जो है अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीर्स के साथ। जो आपका वो है पीडीएफ है जो आप इवेल्युएट कराना चाहते हैं, वो भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा सीजीआई। देखो 52 में हमारे जो सीजीआई हैं वो हमारे गवाई जी होने वाले हैं, और ये फर्स्ट ऐसे सीजीआई हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने 2-3 चीज़ों के बारे में बोला है। एक तो आर्टिकल 142 के बारे में और NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इन दोनों के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 142 के बारे में अगर जाने, आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ऐसी पावर देती है कि उसकी जो डिक्री है, वो जो ऑर्डर वगैरह निकालती है, वो कंप्लीट जस्टिस के लिए जो है निकाल सकती है। तो यहाँ पे उसको जो कह लीजिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म की जो पावर है वो भी फ्लो करती है आर्टिकल 142 से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 142 का मतलब क्या है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा। तो अलग अलग चीज़ों का चीज़ आप पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव की भी पावर और लेजिस्लेटिव की भी पावर। मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आर्टिकल 142 का यूज़ कर सकता है, और एक लॉ मेकिंग के लिए भी आर्टिकल 142 का यूज़ कर सकता है, जैसे कि रिसेंट केसेस में करा भी है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। और ये यूज़ क्यों करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ यूज़ करता है 142 का। समझ आ गया होगा। 142 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखी है उसके लिए वो जुडिशियल एक्टिविज्म में जो आता है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उनका रोल भी प्ले कर सकता है। वो पावर आर्टिकल 142 से आती है, और ये जो है ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। कंप्लीट जस्टिस इस आर्टिकल 142 के साथ यूज़ किया जाता है। दूसरा है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आयो समझ आ गया होगा आपको ऊपर वाला। ये जो कमीशन है ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में बनाया गया था। पर्पस बेसिकली यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हटा के ये सिस्टम लाने का। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे जिनको PM चूज़ करेंगे, CJI, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी वाले वो चूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो इतनी चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये वाली कंपोजिशन इसका। तो ये दोनों चीज़ आई होप समझ आ गई होगी आपको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको अटैम्प्ट करो। एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, देख के आगे बढ़ जाते हो, थोड़ा सा कमेंट किया करो।
नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021। देखो अभी जो है ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट में फर्टिलिटी रेट के ऊपर बात की गई है। टोटल जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया का अभी भी 2.0 है, और रिप्लेसमेंट रेट कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल क्या कहा जाता है? इस जो जन्म दर है, अगर एक वुमेन 2.1 चाइल्ड बर्थ पैदा करती है थ्रू आउट हर जो प्रोडक्टिविटी जो लाइफ होती है, वो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है उसके अंदर, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। उससे कम चल रहा है इंडिया के अंदर। हाईएस्ट कहाँ पे? बिहार के अंदर है, 3 है। और लोएस्ट कहाँ पे? दिल्ली और वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि दिल्ली के अंदर भी जो है फर्टिलिटी रेट 1.4 है, टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है। अब ये थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इससे ये एज अ फोल्डर पॉइंट का यूज़ करेगी तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई करना इसको अटेम्प्ट करने का। आगे चलें। देखो अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, अभी जो लॉन्गेस्ट जो फ्रूट ब्रांच एक्सेस होती है वो बनाना की पाई गई है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। और इस स्पीशीज़ का नाम है मूसा, मूसा इंडानडामेंसिस, इंडानडामेंसिस अंडमानेसिस जो नाम है ऐसा कुछ। ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब होती है स्थानीय प्रजातियाँ, कि ये उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। तो ये वाली मूसा जो प्रजाति है ये एंडेमिक है। इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया या वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये कुछ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो थोड़ा सा जानना इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ये वाला 10th वाले कल वाले क्वेश्चंस। नोटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो नोटम के बारे में हमने देखा था कि एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है पायलट्स को, कोई सिचुएशन बेस्ड जो होती है, काफ़ी सारी सिचुएशन पड़ी थी तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नोटम आर इशूड ओनली ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी थी, सिर्फ ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं थी। नेक्स्ट देखें, नोटम प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट एविएशन लॉ एंड आर पब्लिश्ड एनुअली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनुअली कहाँ पब्लिश होता है? ये तो डेली या फिर जो है ओकेजनली जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। नोटम आर्म एनकोडेड बुलेटिन इशूड बाय एविएशन अथॉरिटी टू इन्फॉर्म पायलट्स ऑफ अर्जेंट चेंज अफेक्टिंग फ्लाइट ऑपरेशन। सी आंसर है इसका, क्योंकि हमने एनकोडेड भी देखा था, ठीक है। अर्जेंट चेंजेस होते हैं उसके अंदर जो है वो किया जाता है। और ये डी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नॉट एक्सेसिबल टू पायलट्स। भाई पायलट के लिए ही तो नोटम होता है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अ कंट्रीज IMF कोटा नॉट ओनली इन्फ्लुएंस इट्स बोरोइंग कैपेसिटी बट ऑल्सो इट्स वोटिंग पावर एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विद इन फंड। सही है एकदम स्टेटमेंट। हमने कल देखा था IMF के अंदर जो है ये बोरोइंग पावर के ऊपर ही जो है उसकी वोटिंग सारी चीज़ डिपेंड करती है। इन द कोटा IMF वाला GDP इज कंसीडर विद इक्वल वेटेज? नहीं नहीं, इक्वल कहाँ था? GDP का तो सबसे हाईएस्ट वेटेज था। दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कैसे जो है आंसर करना है। काफ़ी जी ईजी ही है, ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है। अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और लाइक करा करो, थोड़ा कमेंट करा करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं जो है आपके लिए डेली इसको लेके आऊँ, इसको क्लोज ना करूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर।